याद रखें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ माय फेवरेट केमिस्ट्री और स्पेशली ये जो बैलेंसिंग है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, फेडरल बोर्ड से एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे जो है तो बैलेंस कर सकते हो केमिकल रिएक्शन। क्रोमियम है, यहाँ पे हमारे पास ये है +6 और ये जा रहा है किधर, क्रोमियम +3 के अंदर। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। और 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, गेन हो रहे हैं। पढ़ा हुआ था फॉर्मेशन ऑफ आयंस के अंदर, जब आयंस की फॉर्मेशन होती है तो जब कभी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसको हम प्रोडक्ट वाले साइड पे लिखते हैं, और जब कभी इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो हम रिएक्टेंट वाले साइड पे उसको लिख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। दिस इज़ पार्ट नंबर 2, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो फर्स्ट पार्ट थी उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं और उसके डिफरेंट रूल्स, और उसके साथ साथ हम लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं उसको डिस्कस किया कि हम कैसे जो है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जब हम टेस्ट के अंदर बैठे रहेंगे। आज की जो वीडियो होगी इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रो को आगे लेकर चलेंगे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। याद रखें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ माय फेवरेट केमिस्ट्री और स्पेशली ये जो बैलेंसिंग है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और ऐसी केमिस्ट्री है जो कि मुझे दिल से मतलब मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो भी जो है तो उसी हिसाब से अच्छी बनाऊँ। और इंशाअल्लाह मुझे 100% आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है तो वो भी लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि आपका फ़ीडबैक जो है उससे हमारे अंदर और भी ज़्यादा मोटिवेशंस आती हैं। और अगर आप नेगेटिव फीडबैक देते हो तो फिर भी हमारे अंदर मोटिवेशन ही आती है, क्योंकि हम फिर बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बातें तो होती रहेंगी। हमारे पास ये है जी बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। अब रेडॉक्स इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, वो इक्वेशन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट अ टाइम हो रही होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एट अ टाइम हो रही होती है। जिस तरह हम लोगों ने कुछ लॉस पढ़े हुए हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की भी यही कहानी है। इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो एक एटम से दूसरे एटम में। तो जैसे हमारे पास हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन, और दूसरा उसके अपोजिट क्या होता है, दैट इज़ रिडक्शन। और ये जब कंबाइन होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर तो इन दोनों को आप क्या कहते हो, दैट इज़ नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब लास्ट वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। तो रिडॉक्स रिएक्शन में होता ये है कि दो अपोजिट प्रोसेस हो रहे होते हैं। जिस तरह एक मैंने लिख दिया दैट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन, जिसको मैं OXI से लिख लेता हूँ। अब OXI जब आपको क्लास 9 में पढ़ाया गया हुआ है, क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ाया हुआ है कि ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। This is addition of oxygen, this is removal of hydrogen, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, O.S हम लिख लेते हैं। और इसके बाद सबसे जो बड़ा इसका वो है पहचान, दैट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है एटम लूज़ कर देता है। और इसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या होता है, दैट इज़ रिडक्शन। तो हम RED लिख लेते हैं, रिडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये आप अपने पास नोट करते रहें। और उसके बाद हमारे पास होता है डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देन हमारे पास होता है क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारा जो टारगेट होगा ना वो ये लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम लोग MD-CAT के लेक्चर के हवाले से जा रहे हैं। तो MD-CAT के लेक्चर के हवाले से ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स जो हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम लोगों ने इन टर्म ऑफ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट या लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन को स्टडी करना है। और ये जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें ऑलरेडी मैंने फेडरल बोर्ड की जो वीडियो है वो बनाई हुई है, तो आप अगर वो देखना चाहें तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपके पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, इसकी एग्जांपल सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है सोडियम और क्लोरीन, इनको आप रिएक्ट करा दो, ठीक है।
ये आपके पास आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तभी जाकर रिएक्ट होंगे। ये सोडियम आयन है और ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ क्लोराइड आयन। इसको आप रिएक्ट करा लो तो इससे आप देखेंगे कि क्या बनेगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। और वो कौन सी फोर्सेस होती हैं, जो अपोजिटली चार्ज आयन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। और यहाँ से आपके पास जो सोडियम क्लोराइड बन रहा है, दिस इज़ आयोनिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है किसके अंदर, क्लोराइड के अंदर। इसी तरह दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस केस में सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसी होती है, जब आपके पास सोडियम है, जब आपके पास क्लोरीन है और इससे सोडियम क्लोराइड बन जाए। वीडियो नंबर 1 के अंदर आपको मैं बताया था कि ये एटॉमिक स्टेट के अंदर इनके ऊपर चार्जेस क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक हो गया। और ये डायटॉमिक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो ये Cl2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके साथ अगर 2 सोडियम लगाएंगे तो तब इसे क्या बनेगा, 2 सोडियम क्लोराइड। बैलेंसिंग आप यहाँ से देख सकते हो। अच्छा जी, अब इसमें हो क्या रहा है, देखो सोडियम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, 0। अब ये किधर हो जा रहा है, +1 के अंदर। यहाँ पे स्टेट क्या है इसके अंदर, +1। इसी तरह अगर आप क्लोरीन को देखते हो तो यहाँ पे स्टेट इसके ऊपर 0 है, यहाँ पे -1 की तरफ आ रहा है। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि सोडियम 0 से किधर जा रहा है, +1 के अंदर। इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया। क्लोरीन देखें हमारे पास 0 स्टेट में, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इससे क्या बन गया, इससे हमारे पास बन गया क्लोराइड आयन। और ये स्टेट देखें 0 से -1, यहाँ पे देखें 0 से +1। अब इसके लिए आपने ये रे याद रखनी है। अगर ये नंबर रे आपको याद हो गई तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह सारे याद हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन +1, +2, +3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। देखें अगर आपके पास ये नंबर जा रहा है लेफ़्ट टू राइट, दिस इज़ लेफ़्ट साइड एंड दिस इज़ योर राइट साइड, तो ये आपके पास क्या होगी, दिस इज़ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। और अगर ये हमारे पास राइट टू लेफ़्ट जा रही है एरो, मतलब डिक्रीज़ की तरफ आ रहे हो, सो ये आपके पास क्या होगी, दिस वुड बी रिडक्शन। तो यहाँ पे सोडियम के केस में हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 0 से +1। 0 से +1 हम मतलब इसका है कि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। लेफ़्ट टू राइट का मतलब इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर को आप क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है कि सोडियम में यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह अगर आप देखो क्लोरीन 0 से किधर जा रहा है, -1, 0 से -1, 0 से -1, इसका मतलब है आप राइट टू लेफ़्ट जा रहे हो। इसका मतलब है क्लोरीन के अंदर क्या हो रही है, रिडक्शन। और क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। देखो आपने क्लास 9 के अंदर भी पढ़ा हुआ था फॉर्मेशन ऑफ आयंस के अंदर, कि जब आयंस की फॉर्मेशन होती है तो जब कभी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसको हम प्रोडक्ट वाली साइड पे लिखते हैं, और जब कभी इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो हम रिएक्टेंट वाले साइड पे उसको लिख देते हैं। या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं राइट साइड पे और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं लेफ़्ट साइड पे। तो ये आपके पास टोटल कहानी है किस चीज़ की, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। यहाँ पे पहले आपने एटॉमिक स्टेट से इनको आयंस में कन्वर्ट करने होते हैं, और आयंस फिर जैसे आपको मैंने बताया कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। ये टोटल कहानी है जो कि हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट स्टेप है। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या है, राइट डाउन द स्केलेटन इक्वेशन फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। स्केलेटन इक्वेशन के मतलब जो उसके अंदर रिएक्टेंट्स हैं आपने वो सारे के सारे लिख लेने हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे लिख लेने हैं। नंबर 2 में हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच अंडरगोज अ चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग द रिएक्शन। उस स्केलेटन इक्वेशन में आपने देखना है कि जो एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहे हैं, मतलब 0 था +1 में चला गया, या 5 था वो 4 में आ गया, मतलब स्टेट्स आपने देखनी है कि कहाँ पे वो चेंज कर रहा है। उसके बाद रिकॉर्ड द ऑक्सीडेशन नंबर अबाउट द सिंबल ऑफ एलिमेंट। अब केमिकल इक्वेशन आपने लिखी है, उन सब के ऊपर आप क्या लिखो, उनके ऑक्सीडेशन नंबर जो हैं उनको नोट कर दो, लिख दो। उससे आपको ये पता चलेगा कि यार किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है और किसके अंदर रिडक्शन हो रही है। नंबर 4, इंडिकेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय एरो जॉइनिंग द एटम। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम जा रहा है जी 0 से +1 के अंदर, या जो क्लोरीन है वो 0 से -1 के अंदर जा रहा है, उसके ऊपर आपने लिख दिया ऑक्सीडेशन, नीचे आपने लिख दिया क्लोरीन के लिए रिडक्शन। तो ये आपको ये कह रहा है कि आपने इसको लिख देना है, और उसके ऊपर आपने लिख देना है कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन कितने लूज़ करता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लोरीन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
नंबर 5, एवेल्यूएट द इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पे रिडक्शन हो रही है, और अगर इंक्रीज़ हो रही है इसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। इट मीन इलेक्ट्रॉन गेन आर लास्ट बाय मल्टीप्लाइंग विद अ सूटेबल डिजिट। अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो गए। अब समटाइम्स इस तरह होता है कि जिस तरह आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी बैलेंसिंग नहीं होती, तो आपने बैलेंसिंग उसको ऐसे करना है कि किसी एक सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए उतने ही वो गेन हो। नंबर 6, बैलेंस द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। और उसके बाद जो है बाकी मेथड जो उसके अंदर अगर ऑक्सीजन है, उसके अंदर हाइड्रोजन एटम है, तो उसको जिस मेथड के थ्रू हम बैलेंस करते हैं दैट इज़ नोन एज इंस्पेक्शन मेथड। अब ये जितनी मैंने कहानी आपको सुनाई ये पूरी जस्ट एक ग्लोरी है जो कि आपके क्या कहते हैं दिमाग से उड़ गई है। अब इसको समझने के लिए हमें एग्जांपल चाहिए होती है, एग्जांपल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारी की सारी समझ आ जाएगी। सो स्टूडेंट, नाउ वी हैव एन एग्जांपल 3। हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक जो है वहाँ से मैंने इस एग्जांपल को लिया हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट बुक जो है ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक की होगी। ये वाली एग्जांपल हम लोग यहाँ से करेंगे और एक दूसरी एग्जांपल मैं आपको फेडरल से भी कराऊंगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आपके पास ये एक केमिकल इक्वेशन गिवन है, हमने इसको क्या करना है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड के साथ इसको बैलेंस कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है पोटाशियम क्रोमेट, दिस इज़ पोटाशियम डाइक्रोमेट, रादर 2 क्रोमेट हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पोटाशियम क्लोराइड, दिस इज़ क्रोमियम क्लोराइड, क्रोमियम, ओहो, दिस इज़ क्लोरीन, और ये हमारे पास वाटर है। तो सबसे पहले जो रूल होता है वो क्या है, राइट द इक्वेशन विद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच मेथड। तो यहाँ पे पोटाशियम डाइक्रोमेट, जैसे आपको मैंने लास्ट एग्जांपल कराया था, वीडियो जो थी उसके अंदर एग्जांपल कराई थी सोडियम डाइक्रोमेट की, यहाँ पे पोटाशियम आ गया। तो पोटाशियम यहाँ पे हमारे पास बिलोंग करता है ग्रुप 1A से, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है +1। क्रोमियम के साथ हम लिखेंगे 2 × क्रोमियम, क्योंकि इसकी स्टेट हमने फाइंड आउट करनी है, X लिख दें। लास्ट वीडियो आपने लाजमी देखनी है, मैं यहाँ पे थोड़ा क्विकली जाऊँगा क्योंकि दोबारा से वो चीज़ कराना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि हमें अपलोड करने में फिर इश्यूज़ होते हैं, लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ पे देखें 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं +1 के साथ तो आपके पास आ जाएगा +2, क्रोमियम 2 है, तो हम लिखेंगे 2 × X, ठीक है। क्रोमियम हमने फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे X भी लिख सकते हो, क्रोमियम भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -14, क्योंकि 7 को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे so you will get -14 दैट इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा +2 2x, -14 उधर जाके क्या बन जाएगा +14, ये +2 उधर जाके -2, और ये आपके पास बन जाएगा 2x इज़ इक्वल टू +12। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्रोमियम के ऊपर जो स्टेट आएगी दैट वुड बी +6। यहाँ पे x को हमने क्या लिया होता है क्रोमियम, तो क्रोमियम के ऊपर स्टेट क्या होगी +6, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। पोटाशियम के ऊपर स्टेट क्या है +1, और ऑक्सीजन के ऊपर स्टेट क्या होती है -1। अब इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, 7 को आप मल्टीप्लाई कर दें -2 के साथ, आपके पास आंसर आएगा -14। यहाँ पे 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें +1 के साथ तो इससे आपके पास आंसर आएगा +2, और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ आपके पास आ जाएगा +12। तो +12 + 2 +14, और यहाँ पे -14, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, आपके पास आंसर 0। इसका मतलब है आपने स्टेट बिल्कुल ठीक निकाली है। तो यहाँ पे देख लेंगे इसने लिखा हुआ है जी पोटाशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन, तो मैं इसको थोड़ा प्रोमिनेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, और इससे हमारे पास क्या बन रहा है पोटाशियम क्लोराइड, साथ में क्रोमियम क्लोराइड और क्लोरीन और वाटर। अब जिस तरह वाटर की हम पहले कर लेते हैं, वाटर का आपको मैंने बताया था ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 है, तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज यहाँ पे क्या होगा +1। इसी तरह क्लोरीन मॉलिक्यूलर स्टेट में है, तो जब कभी मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा 2। ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल आप लास्ट वीडियो के अंदर लाजमी देखें, अदरवाइज आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आने वाली। क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1, क्योंकि ग्रुप 7A से बिलोंग करते हैं। 3 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ तो -3 आ जाएगा, ऑपोजिट साइड पे +3 होना चाहिए, तो आप +3 यहाँ पे लगा रहे हैं।
क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 है, पोटाशियम बिलोंग करता है ग्रुप 1A से, इसके ऊपर चार्ज +1 है। क्लोरीन के ऊपर चार्ज होगा -1, ग्रुप 7A से बिलोंग करता है, हाइड्रोजन ग्रुप 1A, और इसने कोवेलेंट कंपाउंड बनाए हुए, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज +1 होता है। ये आपने ऑलरेडी कर लिया। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 है, क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना है, दैट इज़ +6, और पोटाशियम के ऊपर चार्ज कितना है, दैट इज़ +1। तो ये हमारा पहला जो स्टेप है ये यहाँ से हो जाता है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैव बीन चेंज्ड। अब इसमें से आपने वो एलिमेंट आइडेंटिफाई कर देने हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपको चेंज शो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखो क्रोमियम +6 से किधर जा रहा है, +3 के अंदर। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। क्रोमियम इज़ गोइंग फ्रॉम +6 टू +3। और यहाँ पे क्लोरीन को देखो, क्लोरीन -1 से किधर जा रहा है, 0 स्टेट के अंदर। और दूसरा इसके अंदर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अच्छा पोटाशियम देखें +1, तो यहाँ पे +1 है, हम इसके लिए एरो नहीं लगाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे भी -2 है, तो हम एरो नहीं लगाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे +1 है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रही। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमने -1 से तो एरो लगा दिया 0 की तरफ, लेकिन -1 यहाँ पे क्रोमियम क्लोराइड के अंदर भी क्या है, आपको -1 नज़र आ रहा है। इसका मतलब है क्लोरीन एक साइड पे चेंज शो कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, दूसरी साइड में नहीं कर रहा। अब ये रोला है, ये ट्रिक है जो कि आपको पसाएगा, और अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप इसको गलत कर दोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको रिएक्टेंट वाले साइड पे एक और HCl मॉलिक्यूल ऐड करना होता है, तब आपके पास ये क्या होगा, क्लोराइड जो है ये बैलेंस हो जाएंगे। लाइक अगर हम यहाँ पे एक HCl मॉलिक्यूल और ऐड कर दें, इसके ऊपर चार्ज -1, यहाँ पे 0। अब ये -1 और ये हमारे पास -1, तो अब हमें एरो लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन ठीक हो जाएगी। तो अब ये बुक क्या लिख रही है, बुक से देख लेते हैं। इक्वेशन शोज दैट क्रोमियम गोज़ फ्रॉम +6 टू +3। तो आपको मैंने बता दिया क्रोमियम 6 से किधर जा रहा है, +3 के अंदर, एंड इट इज़ रिड्यूस्ड। क्रोमियम क्या कर रहा है, क्रोमियम जा रहा है +6 से +3 के अंदर। तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। वजह क्या है, +6 से +3 के अंदर आना, डिक्रीज़। तो इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो इसका मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दैट इज़ रिडक्शन, जो आपको अभी बताया। इसी तरह क्लोरीन गोज़ फ्रॉम -1 टू 0। ये -1 है यहाँ पे स्टेट, और यहाँ पे कितनी है, 0। तो -1 से 0 में आना, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है क्लोरीन के अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि क्रोमियम की क्या हो रही है, रिडक्शन, और क्लोरीन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो हमने एरो के ऊपर इस तरह लिख देना है। Moreover, the oxidation number of chlorine remains the same. It means from -1 to -1 when KCl and chromium chloride are produced. अब ये जो आपको मैंने पहले ही बता दिया, KCl में -1 चार्ज है, और यहाँ पे HCl के ऊपर भी -1 चार्ज है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। तो इसलिए हमने क्या करना होगा, सो वी शुड राइट HCl ट्वाइस ऑन द लेफ्ट साइड। प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाले साइड पे हमने HCl को 2 दफ़ा लिखना होता है, एक HCl ये और एक HCl आपने ये लिख दिया। One of the HCl on the left shows that those chlorine atom which do not change their oxidation number. Other chlorine HCl shows that chlorine atom which undergoes a change in their oxidation number. अब इसमें से एक HCl ये शो करेगा जिसको हमने एरो लगा दिया कि यहाँ पे -1 से 0 में क्लोरीन जा रहा है। दूसरे HCl जो है वो शो करेगा कि यहाँ पे चेंज अंडरगोज नहीं कर रहा क्लोरीन। तो अब ये देखें नेक्स्ट स्टेप, ये इसने लिखा हुआ है ये HCl, यहाँ पे कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे क्रोमियम, ये जो मैंने यहाँ पे कर दिया है, क्रोमियम +6 से जा रहा है +3 के अंदर, क्लोरीन जो है -1 से 0 के अंदर आ रहा है, बाकी के अंदर चेंज नहीं होता, हम उसको छोड़ देते हैं। अब इसमें देखें एक जो ट्रिक आपने याद रखनी है, आपको टीचर्स ने कराई होगी, 0, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अगर आप जा रहे हो लेफ़्ट टू राइट, so this is what, this is increase in oxidation state, और increase oxidation state को क्या कहते हो, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर आप वापस आ रहे हो तो इसको क्या कहते हो, दिस इज़ नोन एज रिडक्शन। +3 से आप आ गए 0 की तरफ, या +3 से आप आ गए -3 की तरफ, दिस इज़ नोन एज राइट टू लेफ्ट। ये हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन। ये क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी कहानी चल रही है, क्रोमियम के केस में आप देखो
क्रोमियम एक साइड पे है पॉजिटिव 6 पे, रिएक्टेंट वाले साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे किधर कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव 3 के अंदर। इसी तरह क्लोरीन रिएक्टेंट वाले साइड पे है -1 स्टेट में, और प्रोडक्ट वाले साइड पे कितने है 0 के अंदर है। तो इसका मतलब है पॉजिटिव 6 से पॉजिटिव 3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, मतलब हम मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ़्ट। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हमारे पास होते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए हुए हैं, पॉजिटिव 6 से 3, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे गेन हो रहे हैं। क्लोरीन को अगर आप देखो तो क्लोरीन जो है वो -1 से किधर जा रहा है, 0 के अंदर। इसकी स्टेट क्या हो रही है, -1 से 0। -1 से 0 का मतलब ये है -1 से 0। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज़ ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब -1 से 0, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हुए हैं। अगर एक क्लोरीन आयन है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है एटलीस्ट वो स्पेसिफाई हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर, जो नंबर 3 है, ड्रॉ द एरोज बिटवीन द सेम एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैव चेंज्ड। अब कहता है उन एलिमेंट्स के बीच में एरो ड्रा कर दें जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो गया हुआ है। पॉइंट आउट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम हैज़ चेंज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम +3 टू +6 टू +3। यहाँ पे +6 से किधर जा रहा है, +3 के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद क्लोरीन हैज़ चेंज फ्रॉम -1 टू 0। आपको मैंने बता दिया -1 से किधर जा रहा है, वो 0 के अंदर आ रहा है। इट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन हैव गेन बाय 2 क्रोमियम एटम। देखें हमारे पास क्रोमियम, जैसे आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि क्रोमियम है, यहाँ पे हमारे पास ये है +6 और ये जा रहा है किधर, क्रोमियम +3 के अंदर। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। और 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास गेन हो रहे हैं। क्रोमियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम के एटम्स कितने हैं, 2 क्रोमियम है। तो हर क्रोमियम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। इसलिए इसने लिखा हुआ है इट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन हैव गेन बाय 2 क्रोमियम एटम। एक क्रोमियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। लेकिन अगर 2 क्रोमियम होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, x इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 2, यहाँ पे हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। इसी तरह एंड 1 इलेक्ट्रॉन हैव बीन लॉस्ट बाय 1 क्लोरीन एटम। एक क्लोरीन एटम है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितने हैं, -1। वो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, ये 0 पे चला जाएगा, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर दिया, लॉस कर दिया। अब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगेन क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, जो पहले ही बता दिया आपको। यहाँ पे देखें 2 × +3, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, तो रिडक्शन हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, लूज़ हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब हमने क्या करना है कि इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि नंबर ऑफ़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। हाँ, वो सेम होनी चाहिए, तब हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसी तरह नंबर ऑफ़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा सेम होने चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। नंबर 4, इन ऑर्डर टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन मल्टीप्लाई HCl विद 6। अब कहता है कि यहाँ पे चूँकि 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है। अब ये तो इम्बैलेंस है, लॉस कितने हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, गेन कितने हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो इंसाफ नहीं है ना। अब इनको इंसाफ देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे, लॉस होंगे, तब ये 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे। और अगर हम इसको 6 इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमें कितने क्लोराइड आयन चाहिए होंगे, 6 क्लोराइड आयन चाहिए होंगे। तो अगर हम HCl को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन करेंगे, क्रोमियम के जो एटम्स हैं वो गेन करेंगे। सो इन दिस वे इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय गेन ऑफ HCl विद 6, इन दिस वे 6 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय 6 क्लोराइड आयन विल बी गेन बाय 2 क्रोमियम टू गिव 2 chromium +3 ion, but do not multiply other HCl molecule by anything at this moment. अब यहाँ पे हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा HCl ऐड किया था, उसकी वजह क्या थी आपको बता दी कि ये यहाँ पे Cl जो है इसके ऊपर -1 चार्ज है, उधर भी -1 चार्ज है। तो इसको आपने किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना,
लेकिन जो चेंज अंडरगो कर रहा था उसको आपने क्या कर देना है, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। और इसकी रीज़न इसने बता दी है कि अगर आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय -1 ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होंगे, लॉस होंगे। और अल्टीमेटली यहाँ पे क्रोमियम क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे। तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो 6 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे HCl के साथ। उसके बाद पार्ट नंबर 5, लेट अस बैलेंस क्रोमियम एटम्स। अब क्रोमियम के एटम आपने बैलेंस करने हैं। क्रोमियम के एटम रिएक्टेंट साइड पे आपके पास लिखा हुआ है K2 Cr2 और O7। प्रोडक्ट वाली साइड पे आपके पास लिखा हुआ है क्रोमियम क्लोराइड। अब क्रोमियम के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 1 एटम है। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 2। तो ये आपको ये बता रहा है क्रोमियम एटम बाय मल्टीप्लाइंग क्रोमियम क्लोराइड बाय 2। तो देखें इसने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। रीज़न मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बैलेंस क्लोरीन ऑन राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे देखें कितने हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। ये आपके पास लिखा हुआ है ना Cl2। एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कितने क्लोरीन एटम्स हैं, आपके पास ये बनता है Cl से। इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 क्लोरीन एटम हैं। लेकिन अगर ये 3 होंगे तो Cl टोटल एटम कितने होंगे, 6। तो या इसको आप ऐसे करें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 6 क्लोरीन एटम्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैज़ चेंज बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 3। अब यहाँ पे आपने 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ बैलेंस्ड हो जाएंगे। यहाँ पे कितने क्लोरीन एटम है, 6 HCl। 6 HCl का मतलब कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और 6 यहाँ पे क्लोरीन एटम है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो हम 3Cl2 कर देते हैं। इस तरह ये आपको बता रहा है। इन दिस वे एटम विच हैव ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड गेट बैलेंस्ड। अब जो एटम ऑक्सीडाइज हो गए हुए हैं और जो रिड्यूस हो गए हुए हैं वो दोनों जो है इन टर्म ऑफ एटम और इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एटम भी बैलेंस हो गए हैं और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या हो गए हैं, दीज आर बैलेंस्ड नाउ। अब हमारे पास थोड़ा हम मतलब एंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 6, टू बैलेंस पोटाशियम एटम मल्टीप्लाई KCl बाय 2। जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसके अंदर लिखा आपके पास K2 Cr2 O7। प्रोडक्ट के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, KCl। अब ये भी तो इंसाफ वाली बात नहीं है। इंसाफ वाली बात क्या है, यहाँ पे पोटाशियम कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है। तो अगर आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 KCl बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह हमारे पास पोटाशियम जो है वो भी बैलेंस हो जाता है। नंबर 7, नाउ बैलेंस दोज एटम ऑफ क्लोरीन विच हैव नॉट बीन ऑक्सीडाइज आर रिड्यूस्ड। अब ये HCl था जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आया था। तो वहाँ पे पहले क्या कर रहा था कि दिस मोमेंट पे इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो एटम अंडरगोज कर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिनके अंदर हो रही उनको आपने बैलेंस करना है। अब कहता है कि उस क्लोरीन को बैलेंस कर दें जो ना तो ऑक्सीडाइज हुआ और ना रिड्यूस हुआ, और वो ये है। इसको हम कैसे करेंगे, देयर आर 8 सच क्लोरीन एटम ऑन द राइट हैंड साइड with KCl and chromium chloride, so multiply HCl with 8। अब यहाँ पे यहाँ पे पहुँचे हैं ना। तो यहाँ पे देखें HCl कितने हैं, यहाँ पे 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए हमारे पास है CrCl3। क्रोमियम क्लोराइड कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो अगर मैं इसको 2 टाइम्स लेट से लिख लेता हूँ, इसके साथ भी 3 एटम, इसके साथ भी 3 एटम, तो 3 + 3 6 क्लोरीन के एटम्स मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। और उसके साथ आपको यहाँ पे 2 KCl भी नज़र आ रहा है, 2 KCl मतलब KCl कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे कितने एटम्स है, 2 ये हो गए। 6 क्लोरीन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं एटम्स और 2 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो 6 + 2 8। ये मैं आपको बहुत माइनर लेवल पे लेके जाके आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट वाली साइड पे 8 क्लोरीन एटम मौजूद हैं तो रिएक्टेंट वाले साइड पे भी कितने होने चाहिए, दैट शुड ऑल्सो बी 8। तो हमने इस HCl को अब 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम 8 HCl करेंगे तो इसका मतलब है इसके अंदर क्लोरीन के एटम्स कितने हैं, 8। तो उधर भी कितने हैं, 2 + 6 8। तो क्लोरीन एटम जो है वो भी बैलेंस हो गया जिसमें कोई चेंज नहीं आ रही थी। उसके बाद नंबर 8, बैलेंस द रेस्ट ऑफ इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। अब उसके बाद हमारे पास इंस्पेक्शन मेथड आ जाता है और इंस्पेक्शन मेथड में हम पहले जो है तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं और उसके बाद फिर हाइड्रोजन की तरफ चले जाते हैं। टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाई वाटर विद 7। अभी अगर आपने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है तो कहता है कि वाटर को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। देखें यहाँ पे आपके पास है क्रोमियम। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम हैं, K2
Cr2O7। इसका मतलब है यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन इज इक्वल टू 7 ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट वाली साइड पे। और प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने हैं इसमें से देखें। प्रोडक्ट वाली साइड पे हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ एक H2O है ना। H2O का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक क्या है, ऑक्सीजन एटम है। तो अगर यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड पे 7 है, यहाँ पे 1 है, तो हमने क्या करना है, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। एक्चुअली होता है इस तरह है, ये हमारे पास है K2Cr2O7 और इस साइड पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कितना है, वाटर है। यहाँ पे आप देखो एक वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है। यहाँ पे कितने एटम्स ऑक्सीजन के, 7। तो अगर यहाँ पे 7 बनाने हैं तो इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन एटम जो है वो यहाँ पे बैलेंस हो जाते हैं। या इसने इस तरह लिखा है K2Cr2 मल्टीप्लाई बाई 14 HCl और 2 KCl और 2 क्रोमियम क्लोराइड 3 और 7 क्लोराइड वाटर। अब यहाँ पे 14 HCl कहाँ से आ गए, 8 HCl ये हैं और 6 ये हैं। 8 + 6 कितना होता है, 14। ठीक है, तो इसलिए इसने कंबाइन कर दिया है। और पोटाशियम डाइक्रोमेट ये हो गया, 14 HCl ये हो गया, 2 KCl ये हो गया, 2 क्रोमियम क्लोराइड ये हो गया, 3 क्लोरीन ये हो गया और 7 वाटर मॉलिक्यूल ये हो गए। इसके बाद आपने हाइड्रोजन को देखना होता है। हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन एटम हैं और यहाँ पे कितने हैं, 6। तो 8 और 6 कितने होते हैं, 14। और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई 2 वाटर है। एक वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम हो गए, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन एटम भी यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड है। तो ये फाइनल हमारे पास इक्वेशन है इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, जो कि बैलेंस्ड हो गई है। बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बन गई है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा से कोशिश कराऊंगा सिखाऊं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फेडरल बोर्ड से एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे जो है तो बैलेंस कर सकते हो केमिकल रिएक्शन को। अब एग्जांपल जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फॉस्फोरस। ये रिएक्ट कर जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ और इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी है और इससे हमारे पास बन रहा है फॉस्फोरिक एसिड और साथ में हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, दिस इज़ नाइट्रिक एसिड, ये हमारे पास क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट आपने सारे के सारे असाइन कर देने हैं। तो फॉस्फोरस यहाँ पे देखिए एलिमेंटल स्टेट में, तो इसकी ऊपर स्टेट क्या होगी, 0, जो इजी अवेलेबल कर लेते हैं। वाटर में ऑक्सीजन की ऊपर स्टेट होती है -1, हाइड्रोजन की ऊपर स्टेट होती है +1, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की ऊपर स्टेट है -2 और नाइट्रोजन की ऊपर स्टेट होती है +1। तो ये कैसी होती है, आप प्लीज़ वीडियो नंबर 1 लाजमी देखें। उसके बाद ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, मुझे तो डायरेक्टली आ जाते हैं, लेकिन आपके लिए क्या है कि मैं इसको यहाँ पे अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे नाइट्रिक एसिड है HNO3, तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन की जगह पे हम X लिख देते हैं, इसकी स्टेट फाइंड आउट करनी है। और ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन हमारे पास 3 टाइम्स है, तो इसको हम 0 लिख लेते हैं। ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 एज अ होल, ये हो जाएगा 0 के। तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है +1, नाइट्रोजन की जगह पे X लिखें। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास बन जाएगा +1 + X -6, क्योंकि आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे -2 को, तो -6 बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 0। X -6 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके +6 बन जाएगा, ये +1 उधर जाके -1 बन जाएगा, तो X इज़ इक्वल टू +5। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +1 है, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज +5 है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 है। आप इसको चेक करना चाहें तो आप कर सकते हो। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ, तो -6 बन जाएगा। यहाँ पे +1 और +5 को ऐड कर दो, +6, दोनों इक्वल कैंसिल कर देंगे, +1 +5 और ये -2। उसके बाद हम चलते हैं H3PO4 की तरफ। इसकी स्टेट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हमने फॉस्फोरस जो है उसकी स्टेट निकालनी है, H3PO4। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन प्लस फॉस्फोरस की जगह पे X कर दें सिंपल, और ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो हम 4 मल्टीप्लाई बाय O कर देंगे। एज अ होल न्यूट्रल है, तो इसका जबरिक सम इक्वल हो जाएगा 0 के। अब हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, दैट इज़ +1, तो हम लिखेंगे 3 × +1 + X + 4 × -2, दैट इज़ इक्वल टू 0। अगर आप 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +3 बन जाएगा X, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ये हो जाएगा -8, दैट इज़ इक्वल टू
0। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि x इक्वेशन की दूसरी साइड पे -8 जाएगा तो इसे +8 बन जाएगा, ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो ये -3 बन जाएगा। इससे आपके पास आंसर आ जाएगा +5 विच इज़ द स्टेट फॉर x, और x क्या है, x इज़ द फॉस्फोरस एटम। तो ये आपके पास हो जाएगा फॉस्फोरस के ऊपर चार्ज +5, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है +1 और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये तो हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है कि इसमें से आपने उन एलिमेंट्स को देखना है जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो फॉस्फोरस किधर जा रहा है, फॉस्फोरस इज़ मूविंग फ्रॉम 0 टू +5, 0 से किधर जा रहा है, +5 के अंदर आ रहा है। नाइट्रोजन को देखो +5 से किधर जा रहा है, +2 के अंदर, ये +2 होगा, -2 है तो +2। तो यहाँ पे देखें दो एलिमेंट जो अपने स्टेट्स चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में है तो यहाँ पे +1 के अंदर मौजूद है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 के अंदर मौजूद है तो यहाँ पे भी -2 के अंदर मौजूद है, यहाँ पे +1 के अंदर मौजूद है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहा, ऑक्सीजन चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस और जो नाइट्रिक एसिड है वो अपनी स्टेट जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन सी रिडक्शन कर रहा है। तो देखें फॉस्फोरस इज़ मूविंग फ्रॉम 0 टू +5 और जो नाइट्रोजन है इट इज़ मूविंग फ्रॉम +5 टू +2। यहाँ पे स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे स्टेट क्या हो रही है, +5 से +2, स्टेट डिक्रीज़ हो रही है, नंबर क्या हो रहा है। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +5 दैट इज़ नॉन एज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन क्या है, दिस इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और स्टेट का डिक्रीज़ हो जाना दैट इज़ रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 0 से +5 में जाना कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। और +5 से +3 के अंदर आना कितने इलेक्ट्रॉन का गेन है, दैट इज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन। अब यहाँ पे इम्बैलेंस आ रही है 5 और 3, इसको हमने कुछ ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास ये नंबर ऑफ लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, फॉस्फोरस प्लस नाइट्रिक एसिड, इसको हम लिख देते हैं H3PO4 और NO के साथ। वाटर को हम फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, वाटर को हम बाद में लेकर आते हैं जब हम इंस्पेक्शन मेथड की तरफ आते हैं। अब उन एलिमेंट के ऊपर स्टेट लिख दो जो कि स्टेट अंडर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितने हैं, +5, यहाँ पे फॉस्फोरस के ऊपर चार्ज कितने हैं, +5, और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितने हैं, -2। तो फॉस्फोरस इज़ मूविंग फ्रॉम 0 टू +5 और नाइट्रोजन इज़ मूविंग फ्रॉम +5 टू +2। इसका मतलब है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आपको मैंने यहाँ पे बता दिया 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहा है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स चेंज आ रहा है। तो अब इनको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करें, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे तब जाके बैलेंस होगा। अगर मैं इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ार 15 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अभी जो है हम थोड़ा एंड वाली साइड पे रिलैक्स होके जा सकते हैं। तो अगर आपने इस वैल्यू को, मतलब नाइट्रोजन को आपने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो आप उस 5 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। आपने फॉस्फोरस को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपने दोनों साइड पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। हेंस फॉस्फोरस के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, और इधर भी फॉस्फोरस को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड पे सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पे नाइट्रोजन को आपने मल्टीप्लाई किया नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को 5 के साथ, तो आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब सेकंड स्टेप में क्या, मतलब अगला जो स्टेप होगा, सॉरी सेकंड तो नहीं है, सेकंड से तो हम आगे आ चुके हैं। अगले स्टेप में क्या करना है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों एटम्स की फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ये क्या हो गए हैं, बैलेंस्ड हो गए हैं। देखें यहाँ पे कितने एटम है फॉस्फोरस के, 3, तो यहाँ पे भी कितने एटम है फॉस्फोरस के, 3 मौजूद हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन 5 है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वाटर हम लोगों ने इग्नोर किया था, वाटर को अभी ले आते हैं बीच में और फिर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हम लिखेंगे 3 फॉस्फोरस प्लस 5 टाइम्स HNO3, और इससे अच्छा वाटर इधर है ना,
यस वाटर यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड पे, और इससे हमारे पास क्या बन रहा है, वी आर गेटिंग H3PO4 और 5NO। अब हमने क्या करना है, इंस्पेक्शन मेथड को यूज़ कर देना है। और इंस्पेक्शन मेथड में हम क्या सबसे पहले देखते हैं, ऑक्सीजन आइटम को देखते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, एक नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन आइटम है, 3। अगर 5 नाइट्रिक एसिड हैं तो 5 × 3 ये हो जाएंगे 15। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन आइटम 15 है, एक वाटर के अंदर भी मौजूद है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, तो 15 + 1 टोटल हमारे पास जो ऑक्सीजन आइटम रिएक्टेंट वाले साइड पे हैं दैट आर 16। यहाँ पे कितने हैं, H3PO4, एक H3PO4 मॉलिक्यूल के अंदर 4 ऑक्सीजन एटम है, लेकिन अगर 3 होंगे तो 3 × 4 दैट इज़ इक्वल टू 12। और 5 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 5 एटम यहाँ पे भी मौजूद है, तो 12 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 17 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 17 है। अब आप क्या करोगे, अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे पास ये इक्वल हो जाए। तो अगर हम वाटर यहाँ पे 2 टाइम्स कर देते हैं, अगर हम वाटर को 2 टाइम्स कर देते हैं तो फिर अब एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा। वो वाटर के अंदर कितना ऑक्सीजन है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर 2 हो जाएंगे, तो 15 + 2 ये हो जाएगा 17 ऑक्सीजन यहाँ पे, और यहाँ पे भी 17 ऑक्सीजन। अब उसके बाद आपने लास्ट पे किसको देखना होता है, जो सबसे मज़लूम है मेरी तरह, वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को आप ऐसे बैलेंस करें, यहाँ पे देखें 5 हाइड्रोजन आइटम ये हैं, और 2 × 4 2 × 2 = 4, 5 हाइड्रोजन आपको नाइट्रिक एसिड के अंदर मिलेंगे। और वाटर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, एक वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 वाटर के अंदर 2 × 2 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो 5 + 4 9 हाइड्रोजन आपको रिएक्टेंट वाले साइड पे मिल रहे हैं। प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने हैं, H3PO4, एक के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक H3PO4 मॉलिक्यूल के अंदर 3 हैं, लेकिन यहाँ पे 3 टोटल्स हैं, तो 3 × 3 9, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपके पास 9 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, अगर ये बैलेंस है तो हमारे पास इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड। अगर ये इक्वेशन बैलेंस्ड है तो हम खुश हैं, और अगर हम खुश हैं तो फिर आप भी खुश हैं। अभी स्टूडेंट आपको एक छोटा सा होमवर्क देना है। ठीक है, होमवर्क ये है कि आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फाइड को, और इससे बनेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड + सल्फ़र + वाटर। ठीक है, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, और बैलेंस करके मेरी ईमेल आईडी के ऊपर आपने सेंड कर देना है 736@gmail.com, IMMIKHAN736@gmail.com। अब इसकी मज़ीद जो प्रैक्टिस है वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट जो मेथड है जो आपके कोर्स के अंदर इंक्लूड है उसको हम देखेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।